Good morning, friends. This is Gagandeep Singh over here. Welcomes you all to the Corporate Law and Allied Law lectures for CA Final. Today we would be beginning just for the introduction that will comprise of directors, board meetings, intercorporate loans and investments, accounts of the company, audit of accounts, inspection and investigations. Beginning with the primary thing of a company, that is directors. Here we would be learning about what is a director, why do a company needs a director, what all formalities, most specifically what all legal formalities are to be complied by the directors. अब हमको ये देखना है कि डायरेक्टर की कंपनी को ज़रूरत क्या है। डायरेक्टर के बारे में पहले हम ये समझते हैं कि डायरेक्टर होता क्या है। जैसे कार को चलाने के लिए वी नीड अ ड्राइवर बिकॉज कार बाय इट्स ओन सेल्फ कैन नॉट ड्राइव इट। सिमिलरली कंपनी को चलाने के लिए भी हमको एक ड्राइवर की ज़रूरत है। यहाँ पर ड्राइवर का नाम जो होगा वो होगा डायरेक्टर, जो गाइड करेगा कि कंपनी किस तरफ जाएगी, कैसे जाएगी, किस रूट से जाएगी। अब कंपनी का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, डेट इज प्रॉफिट मेकिंग और सस्टेनेबिलिटी। दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे चलते हैं कंपनी के लिए। अब जो ये डायरेक्टर है ये कंपनी को गाइड करेगा। जैसे शिप को गाइड करने के लिए कैप्टन होता है, कार को चलाने के लिए ड्राइवर होता है, सिमिलरली कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टर है। हम लोग अब ये देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करनी है। जस्ट बहुत सिंपल है, बहुत प्रिसाइज है कि कंपनी खुद काम नहीं कर सकती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल एंटिटी है। इट कैन sue in its own name and get sued in its own name, बट ये सब करने के लिए उसे एक ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत है, जो लीगल हेड होगा। अब हर एक के हाथ में अगर कंपनी दे देंगे तब तो कंपनी चलने से रही। कोई कैसे चलाएगा, कोई कैसे चलाएगा, कोई कैसे चलाएगा। इस वजह से हमको सिर्फ एक हेड की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की ज़रूरत होती है जो कंपनी को गाइड करेगा। तो हम लोग जहाँ से देखते हैं कि हमारी तीन मेजर हेडिंग्स क्या बन जाएंगी नीड फॉर डायरेक्टर्स में। हमारी पहली हेडिंग आ गई, सिंपल है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग बाय इटसेल्फ। अब यही चीज़ मैं पहले स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो कुछ काम कर नहीं सकती है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से हमको एक असली पर्सन की ज़रूरत है, एक रियल ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है। और ये रियल ह्यूमन बीइंग जो कंपनी को हेड करेगा, जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं, वो इस कंपनी को चलाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में हमारे पास कुछ लाइंस हैं, उन लाइंस के बारे में हम लोग ढंग से नोटिस करेंगे वो क्या कहती हैं। ऑन इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी बिकम्स a legal person, that is it has a legal entity of its own। कंपनी जब लीगली इनकॉर्पोरेट हो गई तो उसके पास एक अपनी लीगल एंटिटी हो गई है। लीगल एंटिटी होने का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, दैट इट हैज बीन एम्पावर्ड टू होल्ड प्रॉपर्टीज इन इट्स नेम एंड इट कैन sue अदर्स। ऑल्सो द कंपनी इज रेफर्ड टू एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, डेट इज इट इज इनविजिबल, intangible and exist only in contemplation of law।
सिर्फ लॉ की नज़रों में ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये दिखती नहीं है, इसे छू नहीं सकते, पर ये एग्जिस्ट जरूर करती है। However, a company is not a natural person. That is, it has no mind और body of its own. उसका अपना अपना दिमाग होता है, ना उसकी अपनी बॉडी होती है। It has no eyes, no ears to hear, no hands to sign, and no brain to think and take decision. अब हमने कंपनी तो बना दी, पर ना उसकी आईज हैं देखने के लिए, ना उसके कान है सुनने के लिए, ना उसके पास कोई हैंड है अपने साइंस एक्सप्रेस करने के लिए, ना उसके पास अपना खुद का ब्रेन है समझने के लिए, सोचने के लिए कि आखिर उसको काम कैसे करना है। Therefore, a company cannot act by itself and consequently it has to depend upon some human agency to act in its own name. अब क्या बात आती है कि जब कंपनी के पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, ना सोचने की शक्ति, ना बोलने की, ना एक्सप्रेस करने की, ना डिसीजन लेने की, तो आखिर उसको अब ये सब काम करने के लिए किसी ना किसी ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। उस ह्यूमन एजेंसी का नाम होगा, फिर से हम यही क्या बोलेंगे, डायरेक्टर होगा वो। द टू ह्यूमन एजेंसीज थ्रू विच द कंपनी एक्ट्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो, अगर अकेले आदमी के हाथ में हम सारी कमांड छोड़ देंगे तो चांसेस ये भी हैं कि वो कुछ ना कुछ सेल्फ प्रॉफिट मेकिंग मोटिव ले आएगा, वो कुछ ना कुछ गलत काम जरूर करने की कोशिश करेगा अपने आप को अनड्यू प्रॉफिट्स देने के लिए। कंपनी सब जानते हैं कि जो कंपनी होती है इसमें ओनरशिप डिवाइडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स। दीज शेयर होल्डर्स, more precisely called as equity shareholders, are the members of the company. ये मिलकर कंपनी चलाते हैं। पर फिर वही बात आती है कि ये इन सबकी है, कंपनी इन सबकी है, पर इसको चलाने के लिए किसी ना एक मेंबर को प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, किसी ने एक पर्सन को हेड बनाना पड़ेगा जो ओवरऑल सबकी बातें समझकर अपना खुद का डिसीजन लेगा कि कंपनी किस तरह से काम करेगी और कौन सा डिसीजन लेगी। तो हमारे पास इस समय दो मेंबर्स की कैटेगरी निकल के आती है। फर्स्ट इज मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दैट आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, एंड द सेकेंड इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों? ठीक है कि एक सिंगल कैप्टन होना चाहिए जिसका डिसीजन होगा, तो उसको हम कह सकते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बट यहां पर कंपनी से केस में अगर सिर्फ एक बंदे को रखा जाता, सिर्फ एक पर्सन को रखा जाता, तो चांसेस पूरे थे कि वो कुछ गड़बड़ करेगा, वो कहीं ना कहीं से अपना सेल्फ प्रॉफिट मेकिंग मोटिव बनाएगा और कंपनी को किसी न किसी तरह से लॉस पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। इस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए एज अ कंट्रोल मेजर कंपनीज एक्ट ने ये सोचा कि अगर हम एक टीम बना दे डायरेक्टर्स की जो आपस में मिलकर डिसीजन ले, तो चांसेस कम जरूर हो सकते हैं गड़बड़ होने के। तो इस वजह से हमने क्या बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या हुआ, यहां पर 4 और 5 या जितने भी डायरेक्टर्स, 4 और 5 डायरेक्टर्स की टीम, अ टीम ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखेंगे आगे, द डिसीजन मेकिंग पावर्स of a company are vested in its two organs, that is the members of the company and the board of directors. The board is the managerial body to whom is entrusted the whole management of the company. बोर्ड क्या होता है, एक मैनेजरियल बॉडी होते हैं जिसके पास पूरी की पूरी कंपनी की मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होती है। मतलब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी को मैनेज करेंगे। It is constituted by the members. Directors are accountable to the members in as much as members are empowered to appoint them and remove them. देखेंगे डायरेक्टर्स कैसे बनते हैं। इट comprises of the members. मेंबर्स के बीच में से ही डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू द मेंबर्स। ये जो डायरेक्टर्स
हमने अपॉइंट किए हैं, मतलब जो मेंबर्स ने अपॉइंट किए हैं, दे आर अकाउंटेबल टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये जो भी डिसीजन करेंगे ये अकाउंटेबल रहेंगे किसको? मेंबर्स ऑफ द कंपनी को। डायरेक्टर्स ओ अ ड्यूटी टू द मेंबर्स टू एक्सरसाइज केयर, स्किल एंड डिलीजेंस इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस। The directors must act as a body without improper exclusion of any of the directors. अब डायरेक्टर जो हैं ये एक ड्यूटी ओ करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जिम्मेवारी है डेट दे एक्सरसाइज केयर, वो ध्यान से काम करें, स्किल एंड डिलीजेंस इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़। वो जो भी ड्यूटीज़ अपनी, जो भी इनको फंक्शंस अपने करने हैं उसमें वो अटमोस्ट केयर करें, ध्यान से काम करें, अपना परफेक्ट, अपना मोस्ट एफिशिएंट ब्रेन इस्तेमाल करें। किस चीज के लिए करें? डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड देयर फंक्शंस। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे द नीड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। हमको ये बात स्टार्टिंग से पता है, हम PE2 से पढ़ रहे हैं और हमने 12th में भी ये पढ़ा था कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर कि कंपनी जो होती है इसको चलाने के लिए हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स को हम लोग ओनर बोलते तो हैं, दे आर द ओनर टू देयर पर्टिकुलर शेयर, बट ये कंपनी की एसेट्स पे किसी भी तरह का अपना राइट नहीं लगा सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते हैं, उसको ओन नहीं कर सकते हैं। कंपनी में इनकी शेयर है बट एसेट्स के ऊपर कोई इनका अधिकार नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग नोटिस करेंगे यहाँ पर, हमारे जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। द मेंबर्स हैव नो इनहेरेंट राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दे जनरली लैक द एक्सपर्टीज टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब एक छोटा सा नॉर्मल लेमैन स्टाइल में समझो इस बात को कि अगर एक इंजीनियर है, वो अमाउंट अपना शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, क्या उस इंजीनियर को, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर को कंपनी चलाने के बारे में कुछ पता होगा? क्या उसको बिजनेस करना आता होगा? नॉट नेसेसरली यस, उसको नहीं आता होगा। इस वजह से हम लोग मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में इंटरफेयर करने के लिए। इसी वजह से मेंबर्स आपस में से एक ऐसे पर्सन को इलेक्ट करते हैं जो कि कंपनी को चला सकता है। चलाने का सेंस यहां पर क्या है? डेट कैन गाइड द कंपनी, डेट कैन कंट्रोल द अफेयर्स, द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। Further, a large-sized company may have its members running into lakhs who are dispersed all over the length and breadth of the country, which makes it impossible to give the management of the company in their hands. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, उसके शेयर होल्डर्स नॉर्थ ऑफ द कंट्री से लेके साउथ ऑफ द कंट्री एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री से लेके वेस्ट ऑफ द कंट्री तक स्प्रेड है। There are lakhs and numerous members of the company. क्या हम इन सबके हाथों में दे दें कि रिलायंस कंपनी चलाओ? पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हर एक के हाथ में कंट्रोल दे दिया जाए तो कंपनी उसी समय डूब जाएगी। इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है अगर हर एक के हाथ में दे दिया जाता है अफेयर कंपनी का मैनेज करने के लिए। इस वजह से इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास फिर एक रेमेडी बचती है, दैट इज टू अपॉइंट अ सेट ऑफ डायरेक्टर्स। अ सेट ऑफ डायरेक्टर्स हियर इट रेफर्स टू एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसी वजह से हम लोग स्पेशलाइज्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं एंड इसको हम लोग ढंग से समझने के लिए क्या कहेंगे? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ पर्संस कॉल्ड एज डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स to manage the affairs of the company. हमारे पास दो पॉइंट
बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट, कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग बाय इट्स ओन सेल्फ। कंपनी अपना काम अपने आप नहीं कर सकती है, इस वजह से हमको ह्यूमन इंटरवेंशन लगानी पड़ती है और उनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आ गया था सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। क्योंकि मेंबर्स के हाथ में हम लोग डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी नहीं हैंडल करने के लिए दे सकते हैं। इस रीजन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द मेंबर्स कैन नॉट हैंडल द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वी नीड टू अपॉइंट a particular set of people known as board of directors to handle the management of the company. Now the third most important point is that is a statutory requirement to have directors. अब कंपनीज एक्ट ने कहीं ना कहीं तो ये बोला होगा ना कि डायरेक्टर अपॉइंट करो, क्योंकि हमको ये बात समझ आ गई कि डायरेक्टर एक नेसेसरी ऑर्गन ऑफ द कंपनी है। तो जो चीज बहुत नेसेसरी होती है उसके लिए कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, एक्ट के अंदर एक फॉर्मल क्लॉज डाला जरूर जाता है, ये क्लियर करने के लिए कि इनका अपॉइंटमेंट कंपलसरी होगा या विदाउट अ पर्टिकुलर लिमिट कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो हमारे पास स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है? द एक्ट विच एक्ट द कंपनीज एक्ट 1956 हैज रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर डायरेक्टर्स एंड देयर वाइटल पोजीशन इन अ कंपनी। कंपनीज एक्ट ने ये बात समझी है कि डायरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कंपनी के लिए एंड देयर पोजीशन इज वाइटल इन द कंपनी। दैट इज व्हाई इट रिक्वायर्स एवरी कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, एवरी कंपनी टू हैव इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये चीज कहां लिखी है कि डायरेक्टर्स होना जरूरी है? ये लिखा है अंडर सेक्शन 252 दैट एवरी पब्लिक कंपनी शैल हैव अ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। एंड एवरी प्राइवेट कंपनी शैल हैव अ मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स। मिनिमम कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के पास? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, इतनी देर से हमने बात करी है डायरेक्टर्स की और हम एक कॉमन टर्म यूज कर रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सेक्शन 252 सबसेक्शन 3 इसमें क्या दे रखा है? इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीनिंग समझा रखी है। किस तरह से समझा रखी है ये देखते हैं। द टर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स अ बॉडी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टू डायरेक्ट, कंट्रोल एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीनिंग क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स एक बॉडी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड की मीनिंग होती है जिसको लीगली फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जाए। कॉन्स्टिट्यूटेड टू डायरेक्ट, कंट्रोल, क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। सुपरवाइज करने के लिए। किस चीज को? कंट्रोल और सुपरवाइज किस चीज को करने के लिए? एक्टिविटीज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द डायरेक्टिंग माइंड एंड विल ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? दे आर द डायरेक्टिंग माइंड, जो डायरेक्ट करते हैं, जो ब्रेन कंपनी को डायरेक्ट करेगा, डायरेक्टिंग माइंड एंड विल। विल का मतलब यहां पर क्या है? इच्छा ऑफ द कंपनी। बोर्ड हैज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी। बोर्ड के पास किस चीज का राइट है? बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड हैज द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी। उसके हाथ में क्या है? मैनेजमेंट, कमान है उसके हाथ में कंपनी को चलाने की। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कमान का मतलब यहां पर क्या हुआ? कंट्रोल है। मैनेज करेगा और कंट्रोल करेगा। कैसे? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द सुप्रीम अथॉरिटी, टॉप मोस्ट लेवल, सुप्रीम अथॉरिटी having the management and control of the affairs of a company. It is entitled to exercise all such powers as the company is authorized to exercise. However, certain powers are required to be exercised in general meeting by the shareholders and therefore such powers shall not be exercised by the board.
हम इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। एक फर्स्ट पॉइंट क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी होते हैं, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स एज द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज। जो भी काम कंपनी खुद कर सकती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउड है करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट जो क्रिटिकल है वो ये बताता है कि हालांकि यूजुअली all of the management and controls of the company are in the hands of board of directors, but still there are few things which cannot be independently decided by the board of directors. कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप जिनका डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उसका रीजन क्या है, सिर्फ सिंपल रीजन है जस्टिस। ऐसा ना हो कि अनड्यू एडवांटेज कुछ डायरेक्टर्स उठाने की कोशिश कर सकें डिसीजन मेकिंग में। इस वजह से कुछ ऐसे डिसीजंस हम लोग मेंबर्स के हाथ में भी देना चाहते हैं, पर मेंबर्स के हाथ में हम लोग कंप्लीटली नहीं दे सकते हैं। उस रीजन की वजह से हम लोगों को यह करना पड़ता है कि डायरेक्टर्स डिसीजन पहले अपना आप लेंगे और उसको जनरल मीटिंग में मेंबर्स के थ्रू पास करवाएंगे। उसका रेजोल्यूशन बनेगा और बोर्ड मीटिंग में पहले ये चीज प्रपोजल रखा जाएगा और तब जनरल मीटिंग में इसको मेंबर्स अप्रूव करेंगे। छोटा सा एग्जांपल है डिविडेंड का। डिविडेंड का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो लेते हैं, बट फाइनली ये अप्रूव कहां होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में। ये छोटा सा एग्जांपल था इसका। हम लोग अब एक पॉइंट देखेंगे, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। द बोर्ड डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स, मैनेजेस, सुपरिंटेंड्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड क्या क्या करता है, हम लोग लर्न करने के लिए क्या पॉइंट्स लर्न करेंगे। डायरेक्ट करेगा, मतलब बताएगा किस डायरेक्शन में जाएगी कंपनी। कंट्रोल करेगा, किस तरह जाएगी। मैनेजेस and superintends the affairs of the company. It formulates the general policy of the company. वो जनरल पॉलिसी बनाएगा कि कैसे कैसे हमको सेल्स अपनी बढ़ानी है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, कैसे कॉस्ट हमारी कम होगी, कैसे प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा होगी। ये जनरल पॉलिसीज हैं। इट फॉर्मुलेट्स द जनरल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, establishes ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज। अब एक बात सुनो, हमने ये तो पॉलिसी बना ली कि प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, कॉस्ट डिक्रीज करनी है, सेल्स इंक्रीज करनी है। ये बेसिक पॉइंट्स हमारे, हमने ये डिसीजन तो ले लिया, पॉलिसी तो हमने बना ली, बट इस पॉलिसी को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी तो बनाने पड़ेंगे हमको, कुछ ना कुछ चेंजेस भी तो करने पड़ेंगे कंपनी के अंदर। तो वो जो चेंजेस हैं वो करने के लिए जो प्लान्स इंप्लीमेंट करने हैं उनकी पॉलिसीज भी डायरेक्टर्स बनाते हैं। जैसे एस्टेब्लिशेस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज। कौन सी पॉलिसीज, सेल इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना, कॉस्ट डिक्रीज करना, दीज पॉलिसीज, एंड डायरेक्ट्स इट्स अफेयर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय इट। द सक्सेस ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी की सक्सेस और फेलियर is completely dependent upon the efficiency of the board of directors and their decision making. आपको एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचना है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से गाजियाबाद आना है। कार नॉर्मली सबकी स्पीड जो रहेगी वो 60 और 80 के बीच में रहेगी, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द ड्राइवर कि वो किस रूट से लेके जाता है और किस एवरेज स्पीड से आपको लेके जाता है।
सिमिलरली कंपनी के केस में भी डायरेक्टर ही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लायबल होते हैं मेन कोर्स ऑफ टाइम में, कंपनी की सक्सेस में और उसके फेलियर में, क्योंकि उनको ही पता है वो किस तरह से कंपनी को किस रूट से लेके जा रहे हैं, किस पॉलिसीज से लेके जा रहे हैं और किस प्लान्स के थ्रू लेके जा रहे हैं. Therefore, board has been referred to as the eyes, ears, brains, nerves and essential limbs of the company. हम लोग बोर्ड को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन बॉडी फिगर में? उनको बताते हैं कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी की आईज हैं, इससे कंपनी देख सकती है. ईयर्स है, इससे कंपनी सुन सकती है. नर्व्स है, जिसमें उसको फील कर सकती है. इसेंशियल लिम्स ऑफ द कंपनी है, जिसके थ्रू वो वर्क करती हैं. दीज आर द हैंड्स ऑफ द कंपनी. व्हाट आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? दे आर द लिम्स ऑफ द कंपनी. लिम्स मतलब हैंड्स एंड लेग्स. अब एक छोटा सा पॉइंट हमको जो दिक्कत देता है वो ये है, जो अभी हमको कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, वो डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फर्क क्या है? डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई फर्क नहीं है. दे आर मोनली यूज्ड एज सिनोनिम्स. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को कहते हैं, और अगर हम खाली टर्म यूज करते हैं बोर्ड, तो बोर्ड की मीनिंग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होती है. द डायरेक्टर्स collectively are referred to as the board of directors. मतलब a group of directors are known as board of directors or the board. ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 252 सबसेक्शन 3 में लिखा है. Directors can exercise powers only when they act collectively. ये जितनी भी पावर्स हैं, पॉलिसीज बनाना, इनको इम्प्लीमेंट करना, डे टू डे अफेयर्स होता है कंपनी को मैनेज करना, ये सब चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है, किसी सिंगल डायरेक्टर के हाथ में नहीं होती है. कलेक्टिव डिसीजन होता है. हालांकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, पर उसको भी बोर्ड रेजोल्यूशन में पास करवाया जाता है. तो ऑल द पावर्स वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एक्सरसाइजेबल बाय द डायरेक्टर्स collectively, that is by the board. An individual director has no authority to act on behalf of the company unless point को कहाँ emphasize किया जा रहा है? unless he is so authorized by the act, articles, a resolution of the board of directors or a resolution of the shareholders. अगर उनको लीगल वे में अलाउ किया जाता है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अलाउ करें, चाहे रेजोल्यूशन बाय द कंपनी उसको अलाउ करें, चाहे शेयर होल्डर्स उसको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके अलाउ करें किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए. सपोज डायरेक्टर फाइनेंस है, उसका काम होगा कि जो भी पेमेंट्स अबव 5 लाख रुपीज हैं उसको ऑथराइज करे. तो ये सिंगल डायरेक्टर के हाथ में हो सकती है. पर ये जो पावर है ये डेलीगेट कैसे की जाती है? ये बोर्ड मीटिंग में या तो पास करी जाएगी या जनरल मीटिंग में पास करी जाएगी. आज हमने डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है. 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे मेजर. फर्स्ट, द नीड ऑफ द डायरेक्टर्स. सेकेंड वॉज व्हाट आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड व्हाई द कंपनी नीड्स अ डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये सिर्फ आज की इंट्रोडक्शन थी. आई होप you would like this. Comments are welcome and I hope it will serve the purpose. The forthcoming lectures will be uploaded very soon, hopefully by tonight, and those lectures will be approximately 30 minutes to 1 hour. For now, I'm signing off and I hope you enjoy it and learn well. Thank you.